मुश्किल होता है, सिर्फ उदाहरण देना होता है। और उन्होंने सटीक उदाहरण दिए हैं अपने ज़माने के कि किन किन लोगों ने शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचे। हाँ, एक बात जो वर्तमान समय के कवि लेखक उनका जिक्र बहुत कम किया इन्होंने। शायद एक पीढ़ी का गैप भी है, जनरेशन गैप भी होता है, शायद ये रहा होगा। पहाड़ी भाषा का उद्भव बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किया, विकास भी, उपलब्धियाँ भी। पर पहाड़ी भाषा को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा समृद्ध किया है, आज भी समृद्ध है, वो है लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथाएँ, पहेलियाँ, मुहावरे। इनका बहुत कम जिक्र किया। लोक गाथाएँ, इन्होंने ही तो हमारे जो पहाड़ी शब्द हैं आज भी संजो के रखे हैं और आगे भी ये संजोए रखेंगे। कुल्लू में अनगिनत लोकगीत है, सिरमौर में अनगिनत लोकगीत है, चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में, हर जगह, इवन लाहौल स्पीति, किन्नौर में भी अनगिनत लोकगीत हैं। उन्होंने अपनी भाषा को पूरी तरह से बचा के रखा है। इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। इन्होंने सिर्फ संकेत मात्र दिया लोक साहित्य पे कि किन किन ने कैसे कैसे लिखा। ये सच है कि आज भी कविता पर लोग साल में 100 पुस्तकें निकलती हैं। हम रोज़ देखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में कि आज किसी का कल निकला, कल किसी और का निकला, परसों किसी और का निकला, परंतु उपन्यास पे कोई नहीं लिख रहा है। कहानियाँ बहुत कम लिखी जा रही हैं। लेख आदरणीय मस्ताना जी का एक लेख है, मिटिया दी पकड़, पूरा पहाड़ी में लिखा उन्होंने। मेरे ख्याल में एकमात्र पुस्तक मैंने आज तक पढ़ी जो पहाड़ी में ही है, भाषा विभाग ने कभी छापी थी। उसके बाद इनकी पुस्तक देखी हमने, पूरी तरह से पहाड़ी में पूरी संस्कृति का उसमें जिक्र किया गया है। ये चीज़ें भी हमारी पहाड़ी भाषा को, मैं तो पहाड़ी नहीं कहूँगा, हिमाचली पहाड़ी कहूँगा, क्योंकि पहाड़ तो उत्तराखंड में भी है, कुमाऊँ में भी है, वो भी पहाड़ी कहते हैं। हिमाचली पहाड़ी भाषा को समृद्ध करने के लिए लेखों का भी उतना ही योगदान है, लोकगीतों का उतना ज़्यादा योगदान है, लोक गाथाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। हम देखते हैं कि पुराने लोकगीत जब लालचंद प्रार्थी की बात आती है, देश शोभला हिमाचल माला, उन्होंने उस ज़माने में लिखा था लोकगीत, उन्होंने गीत लिखा, वहाँ के लोगों ने उसको लोकगीत बनाया, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, परंतु वो गीत आज भी हिमाचल की हर बोली में किसी न किसी रूप में गाया जाता है। यूट्यूब में देखिए आप, बाकी गाने में देखिए आप, उसको बड़े शौक से लोग गाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त लिखा उन्होंने पहाड़ी भाषा में लिखा, और वो पहाड़ी भाषा इतनी सरल तरीके से लिखी, आज भी सब लोग समझते हैं, पॉपुलर है। इसलिए मेरा तो ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना है कि जो लोकगीत आजकल रचे जा रहे हैं, नए गायक रच रहे हैं, नए लेखक रच रहे हैं, एल्बम निकाल रहे हैं, वो भी तो पहाड़ी भाषा के विकास में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। बेशक वो कहीं कहीं हिंदी के शब्द भी जोड़ते हैं, ठेठ शब्दों का प्रयोग नहीं करते, पर फिर भी योगदान उनका नहीं भुलाया जा सकता पहाड़ी भाषा को समृद्ध करने में। और ये तो मैं जब से मैंने 1983 से लिखना शुरू किया, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ। लालचंद प्रार्थी जी गए, नारायणचंद प्राशर जी गए, प्रत्युष जी गए, पीयूष जी गए, सब लोगों ने हर वक्त पहाड़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया। और आज भी हम उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिन तो आएगा कि हिमाचल पहाड़ी को 8वीं अनुसूची में स्थान मिलेगा, नाम मिलेगा, और पहाड़ी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए जो सेंटर से स्कीमें बनती हैं वो हमें पूरी तरह से मिलेगी। जबकि प्रदेश सरकार का भाषा विभाग और भाषा अकादमी पूरी तरह से तन मन से अपना काम कर रहे हैं, जहाँ तक ये कर सकते हैं, परंतु ये काम होता है पॉलिटिकल तरीके से, और उसमें जितना पॉलिटिकल जागरूक होंगे उतना ज़्यादा हम सफलता प्राप्त करेंगे। और लिखने में जो मानक होते हैं उसके, मेरे ख्याल में हिमाचल में बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया है, ग्रामर लिखा गया है, ग्रामर बनाया गया है, कथा कहानियाँ लिखी गई है, पहाड़ी में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। इसलिए कोई शक नहीं कि ये सक्षम है 8वीं अनुसूची में अपना स्थान दिलाने में।
मैं इतना ही कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि हमारे जीते जी कम से कम